आपकी राय है कि हजका के साथ अब गठबंधन बीजेपी का नहीं होना चाहिए, अब गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है? आप देखिए, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं। मैंने तो इस बात को कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को एक विजन देने की बात की है, तो वाजपेयी जी ने अपने समय में इस विजन को देने की बात कही थी। लोगों ने सिर्फ आंखों पे बैठाया, सर ये भी तो है, कांग्रेस को विकल्प बीजेपी ने दिया। अभी कमिटमेंट किया है, हजका से तो 3.5 साल पहले कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट का क्या होगा? क्या कमिटमेंट था? लिखित शर्तें, गठबंधन धर्म की लिखित बात हो तौर रही है। पर गठबंधन हुआ था कि विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा, पार्टी तो 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पहला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होंगे 2.5 साल के लिए। और लिखित तौर की जो चीजें हैं वो आप ज्यादा बेहतर इसलिए समझते होंगे क्योंकि आप पेशे से प्रोफेसर हैं। हाई कोर्ट में स्टे ले सकते हैं, रिटर्न जनता की भी स्टे लेने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी धोखा देने का काम कर रही है। दोनों लोग एक बात कर रहे हैं सर। आज हम भाषण सुनते हैं कुलदीप बिश्नोई के भी, जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अशोक तंवर के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं जनता उनको सबक सिखाएगी। उधर कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि गठबंधन बीजेपी तोड़ देगी तो जनता सबक सिखाएगी। तो जनता किसको सबक सिखाने जा रही है? देखिए, जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है लोगों के बीच में, लोग इस बात को आंकते हैं। किस नेता ने क्या बात कही है, लोग इस बात का आंकलन करते हैं। यदि क्रेडिबिलिटी किसी की है तो क्या सुषमा जी की क्रेडिबिलिटी नहीं है सर? नहीं, सुषमा जी की क्रेडिबिलिटी का सार्वजनिक सवाल नहीं मंच से उन्होंने ये ऐलान किया कि सुषमा जी की कुलदीप क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं बिश्नोई 2.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हमने अपने कार्यक्रमों में ऐसी कई क्या बार वजह दिखाया थी? है। ऐसी क्या वजह जो थी? भी वजह थी, नहीं, यही तो सवाल है। नहीं, और उसके बाद यही तो राजीव भाई, यही सवाल है। हजका ने बार बार ये कहा है आज कि आपने क्या लोकसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन किया था? जिस वक्त गठबंधन हो रहा था वो विधानसभा चुनावों के नजरिए से हो रहा था। हजका के नेताओं ने यह साफ कहा है कि बीजेपी के नेताओं का यह कहना था कि सेंटर में हमारा स्टेक पे है, लिहाजा आप हमें सपोर्ट करिए। धर्मपाल मलिक साहब 14 के चक्रव्यूह में थे, वो ये कह रहे थे कि 6-7 की बात हो रही थी सीट शेयरिंग की, हमने 8-2 सीट शेयरिंग मान ली, इसलिए क्योंकि वाकई बीजेपी का सेंटर स्टेक पर लगा था, हमने उन्हें सपोर्ट किया। 3 उपचुनाव हुए, उन्होंने ये भी कहा 3 उपचुनाव हुए, 2 जीते, 1 बीजेपी हारी, तब शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव के परिणामों के बाद ऐसा क्या हो गया कि जिस जनता की भावना तब दिलों के गठबंधन की थी, आज वही जनता की भावना ये हो गई है कि साहब हम आपको कम सीटें देंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह। आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी क्रेडिबिलिटी? और उस क्रेडिबिलिटी में बीजेपी के 3-4 बड़े नेता, नितिन गडकरी साहब जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, वो वहां मौजूद थे। तो आपकी बात से क्या हम ये माने कि बड़े नेताओं की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? वो भी तब जब वो सार्वजनिक दो व्यक्तियों का नाम शक्ति भाई ने लिया, जनता सबक से। तो कुलदीप बिश्नोई वही बात तो कह रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, वो जो समझौता था किस आधार पे था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त देश के अंदर वो विश्वास नहीं दे पाई थी। नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्वास बाद में लोगों के सामने आया। और हजका ने, जैसा आपने बताया कि धर्मपाल मलिक जी ने कहा कि हमने उस एग्रीमेंट के डिसीजन को रिट्रीट कर लिया, हमने उसी वक्त तोड़ लिया और मान लिया, स्वीकार कर लिया कि हमें अब 6 नहीं, 4 नहीं, अब 2। बार्गेनिंग की बात कर रहे थे कि पहले 5-5 मांगे, उन्होंने कहा 6, हमने 6-4 कही, वो आखिरकार आकर कहा कि 8-2 पे कर लीजिए। यहां तक भी कहा कि केंद्र में सरकार धोखेबाज पार्टी है। उससे पहले इनेलो के नेता भी ये कहते रहे हैं कि हमें भी धोखा दिया, बंसीलाल के लोग भी ये कहते हैं कि हमें धोखा दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी मौका परस्ती बीजेपी का स्वभाव रहा है? अब अपना मतलब निकल गया तो शर्तों में बदलाव कर रहे हैं। कल तक जब उतनी हैसियत नहीं थी तो सब कुछ मानने को तैयार थे, और अब जनता की भावना ये कहकर चीजें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आज भी ये कह रहा है कि जो जमीनी हकीकत है उसको देखते हुए इस बात के ऊपर तय करना है। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो उससे एक कदम आगे बढ़ करके कहा है। जो आज भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रहा है, मैं उससे एक कदम आगे बढ़ करके कहने लग रहा हूं। आज समझौता उस वक्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी और हजका मिलकर के आगे बढ़ सकें, इस बात की आवश्यकता थी। जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और हरियाणा जनहित कांग्रेस आगे बढ़ नहीं सकी, तो आज के मूल्यांकन के ऊपर रिव्यू करने की बात की गई
कि आज उस हकीकत को देखते हुए हरियाणा जनहित कांग्रेस अपने आप को रिड्यूस छत्रपति करे। जी, इसका मतलब मैं ये हुआ आगे कि आगे न जो देखिए पॉलिटिकल 7 सीटें बीजेपी ने जीती, जी, उनमें हजका का कोई योगदान नहीं था। इसका मतलब यदि आपने कहा यदि बीजेपी आगे बढ़ी, हजका आगे नहीं बढ़ देखिए जो पॉलिटिकल जमीन रही है हिसार सिरसा फतेहाबाद के अंदर, यदि हरियाणा जनहित का व्यक्तित्व हिसार और सरसा में इस वक्त सीट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या तो कांग्रेस पार्टी में जो कमियां रही उसकी वजह से, और नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बेटर विकल्प देने का विश्वास दिलाया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। उसके अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का कहीं रोल नहीं। इस बात को आप नहीं मैं ये बात जिन कहना सीटों से- चाहूंगा कि जिन- जितने वोट गेनिंग कैपेसिटी वहां पे यदि रही जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक सहारा रहा। और दूसरी बात में मैं ये कहना चाहूंगा, हरियाणा जनहित कांग्रेस यदि वहां पे कास्टिक पॉइजन की बात ना होती तो शायद इतने वोट भी नहीं मिलते। लेकिन सर जिन वो शहरों poison पे आप पैदा दावा किया। करते हैं, हांसी, भवानीखेड़ा, हिसार, नलवा, आदमपुर, जितनी उकलाना, सीटें हैं, बरवाला, जी। इन सब जगहों पर तो हजका ने बढ़त बनाई है ना। 6 सीटों पे बढ़त बनाई, 3 सीटों पे वो हारे। सामने कैंडिडेट कौन था? दुष्यंत चौटाला थे। यही मैं कह रहा हूं, जब हिसार की जमीन का बेटा, हिसार की जमीन का आदमी हिसार के लोगों के नेतृत्व की लड़ाई लड़ेगा तो जातीय समीकरण गौण हो जाते हैं वहां पे। ये पुराना जो रिजल्ट है, निसंदेह मैंने आपको बताया कि गिराय विधानसभा क्षेत्र जो एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, जहां पे जब मेरिट आ जाती है जिला हिसार के अंदर तो जातियां नहीं लड़ती। जातियां तब लड़ती हैं जब लड़वाई जाती हैं और मेरिट नजर सर नहीं आपने आता। जाति की बात की, एक सवाल और मीडिया में आ रहा है सब जगह। जी। सवाल यह है कि अभी तक कोई बड़ा जाट नेता बीजेपी के पास नहीं था। हालांकि धनखड़ जी और कैप्टन अभिमन्यु एक चेहरा, एक फेस बना है, जी। लेकिन उतना बड़ा जैसे चेहरा बाकी पार्टियों में वैसा नहीं है। तो कहा जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और प्रोफेसर छतरपाल आए हैं तो दो बड़े जाट चेहरे बीजेपी को मिल गए। क्या ऐसा है? नहीं, बहुत सारे और साथी भी आए हैं, हमारे हर्ष कुमार जी आए हैं और विभिन्न दूसरी पॉकेट से भी जाट लोगों ने ज्वाइन किया है। निसंदेह तो इस पर भी हजका के लोग ये कह रहे हैं कि अब तो हरियाणा में भारतीय जाट पार्टी बन गई है। हाउ डू यू से इट ओनली? क्या- क्या इसमें दूसरी बिरादरियों के लोग नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप लेकिन वो यही जाट कल्चर है की राजनीति, वो ये कल्चर है। यही कल्चर है। जी, जी, ये मैं बिल्कुल उसी- आपने जो पॉइंट आउट कर रहे हो, ये वो लोग हैं जो किसी भी बात को कास्ट के साथ जोड़ करके अपने उस आधार को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जी। जब चर्चा मेरिट की आती है तो जात और धर्म गौण हो जाते हैं। आज तक आपको किसी को पूरे देश में बता सकते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं? सवाल यही नरेंद्र है। भाई अरे मोदी आपने तो बहुत नरेंद्र बड़ा- भाई मोदी ने सवाल यही है, जेस्चर कल ये तक- दिया। कल तक जिस मोदी की जात देश नहीं जानता था, उस मोदी को चुनाव अभियान शुरू करने के समय बताना पड़ा कि उनके साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ था। ये तो आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया हमारे। किसकी? नहीं, आपकी तो कोई नरेंद्र दुखती रही। मोदी ने, जैसे और आपने बताया कहा, सार्वजनिक मंचों से साथ- आपको बार-बार नीचता वो वाला, कहते रहे नीच और कि नीचता मेरे वाला साथ बयान, वो शब्द आपको वो याद शब्द, होगा। मुझे याद आपने खुद और कहा उस पर किस तरह की जिस मोदी सियासत की हुई। जात देश नहीं जानता था, उस मोदी को जात- बताना पड़ा कि मुझे जात- पता छूतता व्यवहार हुआ। उन्होंने ये बताया आपने- कि मेरे को छोटा व्यक्ति आंकने का प्रयास किया नहीं, गया। प्रोफेसर साहब आपने आज देखा होगा भाई उत्तर प्रदेश छुआछूत में, की बात की राजन जी, उन्होंने। उत्तर प्रदेश की रैलियों में आपने देखा होगा, बाकायदा नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं तो निचली जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, बहुत ही छोटी जाति का हूं। मैं इस तो पर बाद में नीच आपने जाति से आता प्रेस हूं। कॉन्फ्रेंस बाकायदा देखी ये होगी कि शब्द- मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि तो बुरी तरह बौखलाई हुई थी कि इन्होंने तो मेरी जमीन को खिसका खिसका दिया दिया। ऐसे बोल बोल कर। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर गरीब का वोट बहुत ताकत रखता है। और गरीब के गरीब साथ जात का भी वोट रखता है या सिर्फ वो गरीब का? वो रखना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उसको जता दिया जाता है तब कहीं उसकी भावनाएं प्रवोक होती हैं। मैंने तो आपको उदाहरण के साथ कहा है, जब मेरिट की बात आती है तो लोग चल पड़ते हैं उस दिशा के अंदर कि जैसे हमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। एक बार, क्योंकि इस किस्म की चीजें प्रवोक की गई और बताया गया कि हम गरीब आदमी जात से के हटकर लिए भी चुनाव लड़ा जा सकता है। नरेंद्र भाई मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो परसेप्शंस आई हैं वो एक सेकेंडरी इशू है, बट इनिशियली जब नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश में प्रचारित हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे,
उनसे जनता, और ये सवाल उठ रहा था कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश का चलिए प्राइम सर, वो तो मिनिस्टर देश के का रूप में एक चेहरा विकल्प बनने जा है, रहे चेहरा बन चुके हैं। यही मैं कहना बीजेपी चाह के रहा लिए हूँ। भी। उस वक्त लोगों को हम आर्ग्यू करते थे, हमारे से लोग आगे चर्चा करते थे कि इस बार तो नरेंद्र बनेगा। तो मैंने कहा आप तब आप मना करते रहे हो? नहीं, मना नहीं तब करता। आप कांग्रेसी थे? मैं तो आज भी मना कर सकता हूँ इस बात के लिए। मेरा सवाल ये आज तो वो बन गए, अब मना करके क्या फायदा? मेरा सवाल ये है, मैं जब कोई दरअसल- चर्चा सर, ये तो अब देश का चेहरा जब बन कोई गए, बड़ा चेहरा है, चर्चा प्रधानमंत्री जब कोई भी चर्चा मतलब करते हैं तो मैं उससे सामने साफ अंदाजा जी। प्रोफेसर साहब के बारे में ये नहीं लगा सकते कि वो इसके खिलाफ हैं या या इसके साथ उसके हैं। समर्थक दरअसल ये हैं। प्रोफेसर जो होने का लंबी फायदा है बातचीतें कि हुई हैं, इनके पास जो प्रोफेसर भाषा है, चंद्रपाल से जो लंबी बातचीतें हुई हैं कांग्रेस पार्टी का नेता हो रहते हुए भी, नहीं। तब भी वो बीजेपी को किस तरह से समर्थन कर रहे थे, ये शायद अंदाजा उस वक्त नहीं लग रहा था। हम